उसी रात जब आर्थर सो रहा होता है तो उसे फिर से वही तेज दर्द होता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन दर्द बढ़ता ही जा रहा था जब तक कि वो पूरे शरीर में फैलकर एक रूप में सामने प्रकट नहीं हो जाता। आर्थर अपनी आंखें खोलता और देखता है कि एक काला सा फिगर उसके सामने खड़ा है जो कि बहुत ही डरावना था। वो उस डार्क मॉन्स्टर से डर तो रहा था लेकिन अंदर से वो उसे एक थेरेपिस्ट की तरह एनालाइज करना शुरू करता है। वो सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर उसकी एंजाइटी का पर्सनिफिकेशन है या उसके हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। वो चिल्लाता है जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके पास आता है, लेकिन तभी उसे टेसा की आवाज सुनाई देती है जो उसे उठने को कह रही थी। और जब आर्थर जागता है तो देखता है कि टेसा उसके ऊपर बैठी है और खुशी से उसे गुड मॉर्निंग कह रही है। आर्थर को उसकी एनोइंग शकल सुबह सुबह देखना पसंद नहीं था और वो कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि वो ठीक से सो भी नहीं पाया क्योंकि उसके सपने में एक मॉन्स्टर था। वो फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन टेसा को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि आर्थर उसे मॉन्स्टर कह रहा है। वो कहती है कि उसे उठ जाना चाहिए क्योंकि उसके दादा उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे बिस्तर से खींचकर उठाती है और आर्थर के पास अब कोई चारा नहीं होता। फिर टेसा उससे पूछती है कि क्या वो सच में यहीं रहने वाला है और वो जवाब देता है कि वो अभी तक श्योर नहीं है लेकिन वियान उसे कुछ दिखाना चाहता है जिससे उसका मन बदल सकता है और आर्थर भी फैसला बाद में लेना चाहता है। थोड़ी देर के बाद आर्थर और टेसा बाहर जाते हैं जहाँ किंग ऑल्डविन वियान को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक ह्यूमन को एल्फ किंगडम में नहीं रहने दिया जा सकता, लेकिन वियान उसकी बात नहीं मानता और अपने कैरेज में बैठ जाता है ये कहते हुए कि उसे आर्थर पसंद है और यही कहानी का अंत है। तभी टेसा भी कैरेज में कूद जाती है और अपने यूजुअल मेलोड्रामा के साथ बोलती है कि आर्थर ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं कि अब ये उसके बारे में नहीं है। वियान उसे भी डांटता है और बच्चों को कैरेज में बुलाता है। वियान और टेस कैरेज में बैठकर मेडिटेशन शुरू करते हैं और आर्थर बोर हो जाता है तो वो वियान से पूछता है कि ये जर्नी कितनी लंबी है। तभी टेसा उसके कंधे पर गिर जाती है क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं कर रही थी बल्कि सो रही होती है। वियान कहता है कि वो आज जल्दी उठी क्योंकि वो भी उनके साथ आना चाहती थी। वो कहता है कि टेसा रॉयल थ्रोन की इकलौती वारिस है, इसीलिए उसकी कोई भी रियल फ्रेंड नहीं रही। वो लोगों पर भरोसा नहीं करती और अपने इमोशंस को छुपा कर रखती है, लेकिन आर्थर के साथ वो बहुत कंफर्टेबल है। वियान आर्थर को धन्यवाद कहता है क्योंकि जब टेसा उसके साथ होती है तो वो खुलकर मुस्कुराती है। आर्थर इम्प्रेस होता है कि वियान इतना हम्बल है कि वो एक बच्चे का धन्यवाद कर सकता है और यही सोचकर उसे बिलीव होता है कि वो बूढ़े एल्फ पर भरोसा कर सकता है। थोड़ी देर के बाद उनका कैरेज एक ऐसे घर के सामने रुकता है जो समाज से काफी दूर होता है और आर्थर एक्साइटेड होता है ये जानने के लिए कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसके लिए पूर्व राजा उसके घर पर आया है। अचानक वियान दरवाजे पर जाकर जोर से चिल्लाता है कि उसका दोस्त बाहर आए हैं। फिर वो दरवाजे के पास जाता है देखने के लिए कि कोई आ रहा है या नहीं, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर बैठी औरत उसके चेहरे पर दरवाजा मार देती है और कहती है कि इतनी चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वियान उसे रेनिया कहकर इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये उसकी पुरानी दोस्त है और एक सॉर्सरर है जिसके पास यूनिक स्किल्स हैं। वो कहता है कि रेनिया आर्थर की मदद कर सकती है और रेनिया सबको अंदर बुलाती है ताकि तुरंत शुरू किया जा सके। रेनिया का घर किताबों से भरा पड़ा था और आर्थर सोचता है कि ये नर्ड जैसी औरत उसकी क्या ही मदद करेगी। वो कहता है कि ग्रैंडपा वियान ने बताया है कि उसके पास एक स्पेल है जिससे वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है। रेनिया हंसते हुए कहती है कि वियान अब बच्चों के लिए सॉफ्ट हो चुका है। फिर वो कहती है कि वो एक डियर है, यानी वो पास्ट और फ्यूचर देख सकती है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करती है और देखती है कि आर्थर इतना स्पेशल है कि वो उसका पास्ट नहीं देख सकती, लेकिन उसे पता है कि वो प्रोफेसी के लिए नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को देखने और बताने आया है कि वो ठीक है। इसमें आर्थर हामी भरता। फिर रेनिया कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स को पूरी क्लैरिटी से इमेजिन करना है और एक पानी से भरे बकेट के ऊपर झुकना है। आर्थर पूरा कंसंट्रेशन लगाकर अपने पेरेंट्स की इमेज बनाता है। उधर उसके पेरेंट अपने नए घर में लंच कर रहे होते हैं। एलिस स्ट्यू बनाती और रेनॉल्ड को सर्व करती है और कहती है कि आर्थर को यह स्ट्यू बहुत पसंद था। वो अचानक उदास हो जाती है क्योंकि आज आर्थर का जन्मदिन है और वो उनके साथ नहीं है। उसे याद आता है कि जब वो क्लिफ से कूदा था तो वो कितनी टूट गई थी और रेनॉल्ड भी याद करता है कि उसने शराब पी पी कर खुद को बर्बाद कर लिया था क्योंकि उसे लगता था कि ये उसकी गलती थी, लेकिन शुक्र है कि उसके दोस्तों ने उसे संभाल लिया। फिर वो दोनों शहर आ गए और उनकी पार्टी मेंबर ने उन्हें अलविदा कहा। रेनॉल्ड सोल्जर बन गया ताकि वो कुछ कमा सके और फिर एक घर खरीदा। अब वो और एलिस नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आती है। लेकिन तभी उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों चौंक कर खड़े हो जाते हैं और आर्थर कहता है कि ये स्ट्यू में मैजिक मशरूम का असर नहीं है, वो सच में उनसे बात कर रहा था।
वो कहता है कि वो जिंदा है और ठीक है और इस वक्त एल्फ किंगडम में रह रहा है। वो बताता है कि वो एक स्पेशल मैजिक स्पेल से उनसे बात कर रहा है और वो चाहता है कि वो बहुत जल्द घर लौटे, लेकिन अभी लौट नहीं सकता। वो बताता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है और उसे उसका इलाज कराना है, लेकिन वो वादा करता है कि जैसे ही इलाज खत्म होगा वो दौड़कर घर आएगा। उसके पेरेंट्स उसे जिंदा देखकर रो पड़ते हैं और आर्थर कहता है कि अगली बार तक अपना ध्यान रखे। वो उन्हें गले लगाता और कहता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और जैसे ही वो बकेट में गिरते हैं उसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है और रीनिया का स्पेल भी। इसके बाद आर्थर खुद को शांत करता और वियान उसे कहता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले। थोड़ी देर बाद जब वो महल पहुंचते हैं तो वियान अपने बेटे को आदेश देता है कि वो ऐलान करे कि आर्थर उसका स्टूडेंट बनेगा। ऑल्डविन को इस बात पर संदेह है, लेकिन वियान कहता है कि अगर आर्थर की वजह से कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। ऑल्डविन और उसकी पत्नी वियान के इस सख्त फैसले के सामने झुक जाते हैं और आर्थर को अपने राज्य में औपचारिक तरीके से स्वागत करते हैं। वो यहाँ तक कि माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने पहले उसे सही तरह से ट्रीट नहीं किया। आर्थर को एहसास होता है कि एल्फों का राजा भी अपने डैडी के सामने कुछ नहीं बोल सकता और ये जानकर उसे अच्छा लगता है। वो ऑल्डविन से हाथ मिलाता और उसका स्वागत करता है। तभी टेसा बीच में आ जाती है और अपने पापा से कहती है कि अगर वो सच में आर्थर को गेस्ट मानते हैं तो उन्हें उसे बाहर खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो उसे शहर का टूर कराना चाहती है। उसका पिता उसे मना नहीं कर पाता और टेसा तुरंत आर्थर को बाजार घुमाने ले जाती है। वो उसे वहाँ मिलने वाले फूड आइटम के बारे में बताती है। तभी आर्थर एक सुनहरे बालों वाले एल्फ लड़के से टकरा जाता है और तुरंत उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वो रेसिस्ट लड़का उसे डिस्गस्टिंग कहता है और कहता है कि अब उसके ऊपर ह्यूमन जर्म्स लग गए हैं। वो आर्थर के सामने ड्रामा करने लगता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे वियान ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो हमेशा एक आउटसाइडर ही रहेगा। आर्थर को समझ नहीं आता कि इस लड़के की दिक्कत क्या है और जल्दी बाकी बच्चे भी उसे इंसानी राज्य वापस जाने को कहने लगते हैं। टेसा उन रेसिस्ट लोगों की बातों पर ध्यान न देने को कहती है, लेकिन आर्थर थोड़े शरारती मूड में था। सुनहरे बालों वाला लड़का फे उसे बदला लेने का मौका देता है, क्योंकि वो अपने नोबल स्टेटस को घमंड से दिखाता है और टेसा से कहता है कि वो उसे इंसान की जगह स्कॉट करने दे। हालांकि टेसा उसका ऑफर ठुकरा देती है, लेकिन आर्थर तुरंत ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो फे को अच्छे से जानता हो और उसे बड़ा आदमी समझता हो। हालांकि वो उसका नाम जानबूझकर गलत बोलता है और फिर सरकास्टिकली हम्बल बनने की एक्टिंग करता है, जिससे फे काफी चिढ़ गया था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना रुमाल जमीन पर फेंककर आर्थर को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। टेसा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि भले ही वो नोबल हो, अगर उसने उसके दादा के स्टूडेंट के साथ ट्रबल किया तो वो भी नहीं बचेगा। लेकिन फे कहता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया है कि किसी को भी खुद की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वो आर्थर को टॉन्ट करता है कि क्या वो कावर्ड की तरह भाग जाएगा, क्योंकि उसके एक्शंस उसके टीचर के ऑनर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। आर्थर हैरान होता है क्योंकि ड्यूएल एल्फ कंट्री में बहुत कॉमन लग रहा है और कोई भी उन्हें रोकने नहीं आ रहा। खैर आर्थर ड्यूएल एक्सेप्ट कर लेता है और टेसा रेफरी बनती है। जैसे ही वो स्टार्ट का सिग्नल देती है, फे आर्थर की तरफ दौड़ता है, लेकिन आर्थर उसे बस एक पंच में नॉकआउट कर देता है। आर्थर डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसकी इतनी ट्रैश टॉकिंग के बाद उससे ज्यादा उम्मीद थी। टेसा कहती है कि ऐसा ही होना था और फिर वो आर्थर का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींच लेती है ताकि कमीशन से बचा जा सके। वो दोनों मार्केट में स्नैक्स खाते हैं, लाइब्रेरी और कुछ शॉप्स में घूमते हैं और उसके बाद पैलेस लौट आते हैं। टेसा आर्थर से पूछती है कि क्या वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन आर्थर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। पहले वियान ने उसे साफ कहा था कि उसकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी, लेकिन अगर वो इसे सह ले तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इसके बावजूद आर्थर ने ट्रेनिंग के लिए हाँ कहा था और अब वो थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाता है ताकि टेसा को बता सके। वो कहता है कि वो ट्रेनिंग को लेकर बहुत हाइप्ड है और वो कड़ी मेहनत करेगा ताकि अपनी फ्यूचर अपने हाथों में ले सके। टेसा जवाब देती है कि वो भी कड़ी मेहनत करेगी। आर्थर पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, तो टेसा कहती है कि कोई खास वजह नहीं है, बस उसके साथ कम्पीट करने के लिए वो कर रही है। अगले दिन आर्थर की ट्रेनिंग वियान के साथ शुरू होती है।